भाई दोस्त, तो हम पढ़ेंगे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967। इसको पूरा एक ही लेक्चर में ख़त्म करेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा कवर भी हो जाएगा, तो दिमाग में फीलिंग बैठ जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो वो उसमें दिक्कत हो जाएगी। ये 53 धाराएं हैं इस अधिनियम में, जो 7 अध्याय में विभक्त हैं, और जिसमें 4 अनुसूचियाँ भी दी गई हैं। तो इस तरीके से 7 अध्याय, 53 धाराएं और 4 अनुसूचियों का यह अधिनियम है। 30 दिसंबर 1967 को यह बना। ठीक है, इसको इसलिए अब अपन जो है यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। अध्याय 1 जो है प्रारंभिक। संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, कहाँ है? संपूर्ण भारत पे है इसका विस्तार। प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन उसके उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए जिसके लिए वह भारत में दोषी ठहराया दंड का भागी होगा। ठीक है, वह कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर का भी होगा, यदि भारत के अंदर वो यह काम करता है तो दोषी माना जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में जो भारत से परे कोई ऐसा अपराध करता है जो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसी रीति से कार्रवाई की जाएगी मानो ऐसा कार्य भारत में किया है। भले भारत से बाहर कार्य किया है, लेकिन इसके अंतर्गत दंडनीय है, तो ये माना जाएगा कि उसने यहीं भारत में रहकर वो अपराध किया है। इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को भी लागू होंगे। भारत के बाहर भारत के नागरिक कहीं भी रहें, उन पर यह अधिनियम लागू होगा। सरकार की सेवा में व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों, और भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयान पर के व्यक्ति चाहे वे कहीं भी हों। ठीक है, भारत का आदमी कहीं भी हो, जैसे IPC उस पर लागू होती है, ये भी उस पर लागू होता है। और दूसरी बात यह है कि भारत में जो भी रजिस्ट्रीकृत पोत हैं, समुद्री जहाज हैं या वायुयान हैं, उन पर कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का बैठता है तो ये माना जाएगा कि अधिनियम उस पर लागू है। अब इस तरीके से हमने धारा 1 पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे धारा 2 परिभाषाएं। इस अधिनियम जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, संगम से व्यक्तियों का कोई समुच्चय या निकाय अभिप्रेत है। संगम क्या है? व्यक्तियों का कोई समुच्चय, माना लोगों का एक समूह है। ठीक है, या कंपनियों का एक समूह है। ठीक है, भारत ये यहाँ पढ़ना नहीं, अब न्यायालय की परिभाषा पढ़नी है D में, 2D में न्यायालय की परिभाषा। न्यायालय संहिता के अधीन इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराधों का विचारण करने के लिए अधिकार रखने वाला कोई दंड न्यायालय अभिप्रेत है, और इसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 की धारा 11 के अधीन या धारा 22 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायालय सम्मिलित है। ठीक है, अभिहित प्राधिकारी में यथास्थिति केंद्र सरकार ऐसा अधिकार जो सरकार के संयुक्त सर्वोच्च की पंक्ति से नीचे का ना हो, या राज्य सरकार ऐसा अधिकारी जो सरकार के सचिव की पंक्ति से नीचे का ना हो, जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा राज्य पत्र में प्रकाशित किसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिप्रेत है। आर्थिक सुरक्षा में सम्मिलित है। क्या क्या? वित्तीय, मौद्रिक और राजकोषीय स्थिरता, उत्पादन और वितरण के साधनों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जीविका सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय सुरक्षा। ठीक है, इसके बाद आता है व्यक्ति में कौन कौन सम्मिलित हैं। तो कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई फर्म, व्यक्तियों का कोई संगठन या व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, ऐसा प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती उपखंडों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है। कोई भी कृत्रिम व्यक्ति, ये व्यक्ति, कंपनी, फर्म, संगठन, ये सब कृत्रिम व्यक्ति हैं। ठीक है, जो यहाँ पर मान्यता प्राप्त है कंपनी वगैरह के माध्यम से। ऐसे अन्य भी जो हैं ऊपर नहीं लिखे हैं, लेकिन कृत्रिम व्यक्ति जिनको माना गया है, वो सारे के सारे जो है व्यक्ति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आते हैं आतंकवाद के आगम में। वो परिभाषाएं आपको पढ़ा रहा हूँ जो आपको पढ़नी है, बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप भी छोड़ सकते हैं। आतंकवाद के आगम से अभिप्रेत क्या है? सभी प्रकार की, आगम मतलब उसको आय कहाँ से होती है। सभी प्रकार की ऐसी संपत्तियां अभिप्रेत जो किसी आतंकवादी कार्य करने से व्युत्पन्न हुई हैं। ऐसी सभी सब प्रकार की जो संपत्तियां जो आतंकवादी कार्य करने से प्राप्त हुई हैं, वो क्या कहलाती हैं? आतंकवाद की आगम कहलाते हैं। या की गई हों, या किसी आतंकवादी कार्य संबंधित निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हों, उस व्यक्ति का विचार किए बिना जिसके नाम से ऐसे आगम हैं या जिसके कब्जे में पाए जाते हैं, वो व्यक्ति कौन है इससे कोई मतलब नहीं है। किसके कब्जे में वो संपत्ति, उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये साबित हो जाता है कि ये आतंकवादी कार्यों से प्राप्त हुई, तो ये आतंकवाद की आगम कहे जाएंगे। या कोई ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जिसका किसी आतंकवादी कार्य के लिए, किसी व्यक्ति आतंकवादी या किसी आतंकवादी गैंग या किसी आतंकवादी संगठन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किए जाने आसित है।
कोई संपत्ति ऐसी भी अभिप्रेत है जो आतंकवादी कार्यों के लिए जिसका उपयोग किया जा सकता है, एक आतंकवादी के लिए या आतंकवादी गैंग के लिए, ठीक है, या उसका प्रयोग आतंक किए जाना आश्रित है, तो ये माना जाएगा कि आतंकवाद की आगम है। स्पष्टीकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि आतंकवाद की आगम पथ के अंतर्गत ऐसी कोई संपत्ति भी है जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आश्रित है, ठीक है, जिसका मतलब ऐसा आशय है कि यह संपत्ति आतंकवादी कार्यों के लिए प्रयोग की जाएगी तो वो भी आतंकवाद के आगम माने जाएंगे। अब संपत्ति क्या है, तो संपत्ति को थोड़ा सा देख लें। संपत्ति से प्रत्येक बाड़न की संपत्ति और अस्थियाँ, चाहे वे मूर्त हो या अमूर्त, जंगम या स्थावर, भौतिक आवेदक हों और बैंक प्रत्ययों, यात्री चेकों, बैंक चेकों, ठीक है, मनी ऑर्डरों, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों, ड्राफ्टों, प्रत्यय पत्रों, नकदी और बैंक खाते जिसमें किसी भी प्रकार से अर्जित निधि सम्मिलित, ये सब संपत्ति में आते हैं, के माध्यम से यदि संपत्ति का अस्थियों के हक या उनमें हित के साक्ष्य स्वरूप की भी रूप में, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक या अंकीय रूप भी है, किंतु जो उस तक सीमित नहीं है, विधिक दस्तावेज विलेख और लिखते हैं, अभिप्रेत है। अनुसूची, भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग का संघ से विलग हो जाना के अंतर्गत यह अवधारित करने के लिए किसी दावे का प्रत्याख्यान आता है कि क्या यह सब भाग भारत के राज्य क्षेत्र का भाग रहेगा, ठीक है। अगर भारत के राज्य क्षेत्र की संघ के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना मतलब कोई अलग हो जाता है कोई राज्य, ठीक है, तो अभी भारत का भाग रहेगा कि नहीं रहेगा, यह कहलाता है विलग होना, ठीक है। किसी संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में राज्य सरकार से उसका प्रशासक अभिप्रेत है। जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनमें जहाँ भी राज्य सरकार लिखा है वहाँ पर उनका जो प्रशासक है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है, जो ये माना जाएगा कि वही है। आतंकवादी कार्य का वही अर्थ है जो धारा 15 में है, उसका आतंकवाद तथा आतंकवादी पदों के तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा, ठीक है। आतंकवादी गैंग क्या कहलाती है? आतंकवादी गैंग से आतंकवादी संगठन से भिन्न कोई संगम, चाहे व्यवस्थित हो या अन्यथा, जो आतंकवादी कार्य संबंधित या उसमें अंतर्वलित है, अभिप्रेत है, उसमें अंतर्वलित है, उसका सहयोग कर रहा है, तो वो आतंकवादी गैंग है। आतंकवादी संगठन से पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई भी संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के रूप में उसी नाम से कार्य करने वाला कोई संगठन अभिप्रेत है। एक सूची दी गई है पहली, जिसमें आतंकवादी घोषित किया गया है कई संगठनों को, ठीक है, और ऐसा ही काम करने वाले अन्य संगठन भी आतंकवादी संगठन कहलाते हैं। अब विधि विरुद्ध क्रियाकलाप की परिभाषा कहाँ की गई है? 2 अड़ा में दी गई है, ये याद रखना क्योंकि ये मेन जो है टाइटल सेक्शन है इस एक्ट की, ठीक है, कि विधि विरुद्ध क्रियाकलाप कहलाते क्या हैं। विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से किसी व्यक्ति या संगम के संबंध में ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा चाहे कोई कार्य करके या बोलेगा अथवा लिखेगा शब्द द्वारा या संकेत द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा की गई कोई ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है जो किसी भी आधार पर वह चाहे कुछ भी हो, भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग का अध्यर्पण या भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग का संघ से विलग हो जाना गठित करने के लिए आश्रित है, ठीक है। तो देखो एक बार फिर से अच्छे से पढ़ो इसको कि मतलब कोई भी जो विधि विरुद्ध क्रियाकलाप वाक्य है क्या, कोई व्यक्ति या संगम के संबंध में ऐसे व्यक्ति या संगम द्वारा चाहे कोई कार्य करके बोलेगा या लिखेगा शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा दृश्य रूपण द्वारा अन्यथा की गई कोई ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है जिससे क्या क्या होता है, जो किसी भी आधार पर चाहे वह कुछ भी भारत के राज्य क्षेत्र किसी भाग का अध्यर्पण करना चाहते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग का संघ से विलग हो जाना गठित करने के लिए आश्रित है कि ये राज्य का टुकड़ा है जो भारत के, ये थोड़ा सा अलग हो जाए और इस पर आतंकवादी कब्जा हो जाए, या जिसके लिए किसी दावे का समर्थन करती है या जो ऐसा अध्यर्पण या विलग हो जाना गठित करने के लिए किसी राष्ट्रीय समूह को उद्दीप्त करती है, या जिससे भारत की प्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का अंगीकरण होता है या उन पर आक्षेप होता है, या जो उन्हें विच्छिन्न करती हैं, विच्छिन्न करने के लिए आश्रित हैं, या जो भारत के विरुद्ध द्रोह कार्य करती हैं, द्रोह कार्य करने के लिए आश्रित हैं। विधि विरुद्ध संगम क्या कहलाता है? विधि विरुद्ध कर संगम से कोई ऐसा संगम अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य कोई विधि विरुद्ध क्रिया है। अब विधि विरुद्ध संगम क्या कहलाता है? अभी पढ़ना पड़े, क्रियाकलाप को पढ़ना है। संगम, विधि विरुद्ध संगम से ऐसा संगम अभिप्रेत है जिसका उद्देश्य कोई विधि विरुद्ध क्रिया है या जो कोई विधि विरुद्ध क्रिया करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उसकी सहायता करता है, अथवा जिसके सदस्य ऐसी क्रिया करते हैं, अथवा जिसका उद्देश्य भारत दंड संहिता की धारा 153 का या 153 खा के अधीन दंडनीय कोई कार्य है या जो कोई ऐसा कार्य करने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है या उनकी सहायता करता है, अथवा जिसके सदस्य
सदस्य कोई ऐसा कार्य करते हैं। ये सब क्या है, विधि विरुद्ध संगम है। परंतु खंड 2 की कोई बात जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा जो है ये सब समाप्त हो गया है, ठीक है। उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं है और संहिता यानी CRPC में परिभाषित है, तो उसको अपन जो है दोस्तों इस लाइन का अपन थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे बाद में, इसका क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। इस अधिनियम में किसी मतलब CRPC में कोई शब्द की परिभाषा दी गई, यहाँ पर नहीं दी गई है, तो ये माना जाएगा कि उसका भी यही वही अर्थ है, ठीक है। इसलिए अब अपन को पढ़ना है अध्याय 2 विधि विरुद्ध संगम क्या है, ठीक है। विधि विरुद्ध संगम क्या है, तो धारा आती है 3, किसी संगम के विधि विरुद्ध होने की घोषणा। कोई संगम अब विधि विरुद्ध हो गया है, इसकी घोषणा की जाएगी। यदि केंद्र सरकार की यह राय है कि कोई संगम विधि विरुद्ध संगम या होगा या है, तो वह संगम को शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विधि विरुद्ध घोषित कर देगी। केंद्र सरकार को लगता है कि ये विधि विरुद्ध है, तो वह जो है गजट में क्या करेगी, सूचना निकाल के विधि विरुद्ध घोषित कर देगी, ठीक है। हर अधिसूचना में वे आधार जिन पर वह निकाली गई है तथा ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जिन्हें केंद्र सरकार आवश्यक समझे व निर्दिष्ट होंगी। परंतु इस उपधारा में की गई कोई बात केंद्र सरकार से किसी ऐसे तत्व को प्रकट करने की योजना नहीं करेगी जिसे प्रकट करना वह लोकहित के विरुद्ध समझती है। नंबर 3, ऐसा कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसमें की गई घोषणा का अधिकरण ने धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा पुष्टि ना कर दी हो और वह आदेश शासकीय राजपत्र प्रकाशित ना कर दिया गया हो। परंतु यदि केंद्र सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें उस सरकार के लिए संगम को तात्कालिक प्रभाव से विधि विरुद्ध घोषित करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो वह ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में खंडित किया जाएगा निर्देश दे सकेगी कि अधिसूचना किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए धारा 4 के अधीन किया जाए, शासकीय राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी। ऐसी हर अधिसूचना शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाने के अतिरिक्त कम से कम एक ऐसे दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी जिसका परिचालन उस राज्य में हो जिसमें प्रभावित संगम या प्रधान कार्यालय यदि कोई हो स्थित हो, और संगम पर उसकी तामील भी ऐसी रीति से की जाएगी जैसी केंद्र सरकार ठीक समझे। तो ऐसी तामील करने में निम्नलिखित सभी या कोई ढंग अनुसरित किए जाएंगे, अर्थात ऐसे जो सूचना है कैसे निकाली जाएगी। अधिसूचना की एक प्रति जो संगम के कार्यालय की यदि कोई किसी सहायक दस भाग में लगाना, जो पहले ही दिखता है जैसे दरवाजे पर चिपका दी, तो वहाँ पर सूचना लगानी पड़ेगी। अधिसूचना की प्रति को जहाँ संभव हो संगम के प्रधान पदाधिकारियों पर यदि कोई हो तामील करना। ये सूचना दी जा रही है भाई कि आप क्यों ना आपके विधि जो संगम है इसको घोषित किया गया विधि विरुद्ध या करने जा रहे हैं, तो आपको अपने जवाब में कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, ऐसी सूचना लगा देंगे, ठीक है। या उनके पदाधिकारियों पे क्या कर देंगे, तामील कर देंगे। अधिसूचना की अंतर्वस्तु को उस क्षेत्र में जिसमें संगम के क्रियाकलाप मामूली तौर से किए जाते हैं डोली पटवाकर या लाउड स्पीकर द्वारा घोषित करना अथवा ऐसी अन्य रीति से जो भेद की जाए। अधिकरण को निर्देश, जहाँ की धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना द्वारा कोई संगम विधि विरुद्ध घोषित किया गया है, वहाँ केंद्र सरकार उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने के 30 दिन के भीतर वह अधिसूचना अधिकरण को यह न्याय निर्णित करने के प्रयोजन निर्देश करेगी कि संगम को विधि विरुद्ध घोषित करने का पर्याप्त हेतु है या नहीं। 30 दिन के अंदर यह निर्णय लेने के लिए अधिकरण जो बनाया गया है, आगे अपन पढ़ेंगे अधिकरण क्या है। तो 30 दिन, जैसे किसी संगम को विधि विरुद्ध घोषित किया तो 30 दिन के अंदर, ठीक है, अधिकरण को निर्देश देगा कि भाई इसकी जांच करो कि ये सही है कि गलत है। उपधारा 1 के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर अधिकरण संप्रभावित संगम से निम्नलिखित सूचना पर यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी सूचना की तामील की तारीख से 30 दिन के भीतर हेतु दर्ज करेगी संगम को विधि विरुद्ध क्यों न घोषित किया जाए। 30 दिन के अंदर उसको जो अधिकरण है उसको सरकार सूचना देगी कि इसको क्यों ना इसको मतलब जो घोषित कर दिया गया है तो ये सही है कि गलत है। और उसके जब जैसे ही उसको अधिकरण को प्राप्त होती है सूचना, वो 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसी सूचना या उस संगम या कंपनी को जिसके विरुद्ध ऐसी घोषणा होना है एक सूचना तामील कराएगा कि 30 दिन के अंदर आप अपना जो है हेतु दर्ज करो कि कारण बताओ नोटिस टाइप का कि क्यों ना आपको जो है विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाए। अधिकरण संगम या पदाधिकारियों सदस्यों द्वारा दर्शित हेतु पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात धारा 9 में निर्दिष्ट रीति से जांच करेगा। धारा 9 में जांच बताई गई किस तरीके से करेगा।
और केंद्र सरकार से या संगम के किसी पदाधिकारी या सरकार के अतिरिक्त जानकारी मांगने के पश्चात जैसी वह आवश्यक समझे या निश्चय करेगा कि संगम को विधिवृद्ध घोषित करने के पर्याप्त हेतु हैं या नहीं, और अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि करने वाला या उसे रद्द करने वाला ऐसा आदेश जैसा कि वह ठीक समझे यथासंभव स्वीकृता के समय तक किसी भी दशा में धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना निकाले जाने की तारीख से 6 माह के भीतर करेगा। निपटारा कितने दिन के अंदर करना है? 6 माह के अंदर इस मामले को निपटाना है अधिकरण को। ठीक है, अधिकरण को उपधारा 3 के दिन किया गया आदेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, यह भी गजट में प्रकाशित किया जाएगा। अब जो अधिकरण की बात हो रही थी कि अधिकरण क्या क्या काम करेगा कैसे, तो अब अधिकरण आ गया धारा 5 में। अधिकरण केंद्र सरकार जब आवश्यक हो एक अधिकरण का गठन शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा कर सकेगी। कौन करेगी? केंद्र सरकार जब आवश्यक हो तब करेगी ये। ठीक है, गजट में निकाल के। ठीक है, जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण के नाम से ज्ञात होगा। क्या होगा? विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण के नाम से ज्ञात होगा, और जिसमें एक व्यक्ति होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अधिकरण में केवल एक व्यक्ति होगा जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होगी, परंतु किसी भी व्यक्ति की ऐसी नियुक्ति ना की जाएगी जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ना हो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को अधिकरण बनाया जाएगा। यदि अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद में अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश हो जाती है, अगर अस्थायी होती कोई दिक्कत नहीं, अस्थायी से भिन्न, तो केंद्र सरकार उस रिक्त को भरने के लिए इस धारा के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगी और कार्यवाही को अधिकरण के समक्ष उस प्रक्रम में चालू किया जाएगा जिस प्रक्रम पर वह व्यक्ति भरी गई थी। मान लो मर जाता है न्यायाधीश, इस्तीफा देते तो पद पर नहीं जाता है, कोई भी कारण हो जाता है, तो जहाँ तक वो जाँच थी उससे आगे दूसरा वाला आके करेगा। केंद्र सरकार अधिकरण को ऐसे कर्मचारी वृंद उपलब्ध करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। अधिकरण के संबंध में उपगत सभी व्यय भारत की संचित निधि से चुकाए जाएंगे। धारा 9 के उपबंधों के अध्ययन रहते हुए अधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले मामलों में जिनके अंतर्गत वह स्थान या भी स्थान आते हैं जहां वह अपनी बैठकें करेगा, अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन कोई जांच करने के प्रयोजन के लिए अधिकरण की शक्तियां निम्नलिखित जिलों के संबंध में वही होंगी जो किसी बात की विचारणा करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। तो सिविल न्यायालय समझा जाएगा काय के लिए? किसी साक्षी को समन करने के लिए, हाजिर कराना और शपथ पत्र का परीक्षा करना, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाने योग्य दस्तावेज अन्य पदार्थ का प्रकटीकरण उसका प्रस्तुत किया जाना, शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना, किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख को मंगाना, साक्षियों की परीक्षा के लिए कोई कमीशन निकालना। अधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। जो अधिकरण के समक्ष कार्रवाई होती है वो आईपीसी की धारा 193 यानी झूठी साक्ष्य देने के लिए और 228 के अर्थ के अंतर्गत न्यायिक कार्रवाई समझी जाएगी। ये अब मतलब क्रिमिनल कार्रवाई समझी जाएगी। और अधिकरण संहिता की धारा 195 के और एक धारा 26 के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। अधिसूचना के प्रवृत्त रहने की कालावधि और उसका रद्द किया जाना, कब तक प्रभावित रहेगी और कब रद्द होगी। अब धारा 2 के बंदों के अधीन रहती के अधीन यह है कि धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना उस तारीख से जिसको प्रभावित होती है 5 वर्ष की कालावधि के लिए उस दिशा में प्रवृत्त रहेगी जिसमें कि अधिकरण उसमें की गई घोषणा की पुष्टि धारा के अधीन 4 किए गए आदेश द्वारा कर देता है। जब अधिकरण उसकी पुष्टि कर देता है कि भाई चलो ठीक है ये घोषित किया जाना चाहिए और ये विधिविरुद्ध क्रिया कलाप वाला संगम है, तो जब जिस दिन घोषित किया जाता है, जिस दिन मतलब वो तो वहाँ से 5 वर्ष तक के लिए वो आदेश जारी रहेगा। ठीक है, 5 वर्ष तक के लिए घोषित किया जाएगा। अब धारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए केंद्र सरकार धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी भी समय रद्द कर सकेगी, चाहे उसमें की गई घोषणा के अधिकार द्वारा पुष्टि कर दी गई हो या नहीं। पुष्टि करने या न करने से कोई मतलब नहीं। केंद्र सरकार चाहेगा तो 5 साल से पहले भी जो है उसको छूट दे सकती है कि ये विधिविरुद्ध संगम नहीं है। आती है धारा 7, किसी विधिविरुद्ध संगम के निधियों के उपयोग पर प्रतिबंध करने की शक्ति। जो निधियां हैं, पैसे वगैरह हैं, उसकी संपत्तियां हैं, उनको प्रतिषेध करने की शक्ति है धारा 7 में।
तो जहाँ की धारा 3 के अधीन निकाली गई अधिसूचना द्वारा जो धारा की उपधारा 3 के अधीन प्रभावी हो गई है, कोई संगम विधि विरुद्ध घोषित किया जा चुका है और केंद्र सरकार का ऐसी जांच के पश्चात यदि वह उचित समझे समाधान हो गया है कि किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में कोई ऐसी धन प्रतिभूतियाँ या पावने हैं जो उस विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं या उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित हैं, वहाँ केंद्र सरकार ऐसे व्यक्तियों को ऐसे धनों प्रतिभूतियों या पावनों को या किन्हीं अन्य ऐसे धनों प्रतिभूतियों या पावनों को जो उस आदेश के किए जाने के पश्चात उसकी अभिरक्षा में जाएं केंद्र सरकार के लिखित आदेशों के अनुसार के सिवाय संदत्त परिदत्त या अंतरित करने या उनकी किसी भी रीति से अन्यथा बरतने से लिखित आदेश द्वारा प्रतिसिद्ध कर सकेगी। और ऐसे आदेश की एक प्रति की भैया सीधी बात है कि अगर जब विधि विरुद्ध संगम हो गया है घोषित, तो आपको जो उसके पास संपत्तियाँ वगैरह हैं उनका उपयोग भी कोई नहीं करेगा। ऐसा प्रतिबंध केंद्र सरकार लगा सकती है। केंद्र सरकार उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश की एक प्रति अन्वेषण सरकार को या राजपत्र अधिकारी को पृष्ठांकित कर सकेगी, जिससे वह चुने, और ऐसी प्रति ऐसी अधिपत्र होगी जिसके अधीन ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति के जैसे वह आदेश निर्दिष्ट किसी भी परिसर में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, वहाँ पर छापा मार सकता है, व्यक्तियों को पकड़ के पूछताछ कर सकता है, वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। ठीक है। उपधारा 3, इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश की प्रति तामील उस रीति में की जाएगी जो समान तामील की जाती है। ठीक है। वैसी जैसी तामील अपन ने पढ़ी है CRPC में वैसे ही होती है। अगर मान लो कोई कर्मचारी तो उसके प्रबंधक को, जैसे स्टेट बैंक में आपको तामीली करानी है तो किसी कर्मचारी उसके प्रबंधक पर करा दीजिए, वो अपने आप करा देगा। ठीक है। इस तरीके से उपधारा 4, उपधारा 1 के अधीन किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश से व्यतीत कोई व्यक्ति, अगर धारा 4 में कोई धारा 1 में अधीन कोई प्रतिषेधात्मक मतलब आदेश किया जाता है तो कोई भी व्यक्ति उसकी जो उसको तामील दी गई है, तामील लिखी गई है, ऐसा आदेश आपके विरुद्ध किया गया है, 15 दिन के भीतर जिला न्यायालय में डीजे साहब के यहाँ, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा में भीतर ऐसा व्यक्ति स्वेच्छा निवास करता है या कारोबार चलाता है या अभिलाभ के लिए स्वयं कार्य करता है या सिद्ध करने के लिए आवेदन कर सकेगा कि जिन धनों प्रतिभूतियों पावनों के संबंध में यह प्रतिषेधात्मक आदेश किया गया है विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाए जा रहे हैं या उपयोग में लाए जाने के लिए आश्रित नहीं है और जिला न्यायाधीश का न्यायालय इस प्रश्न का निश्चय करेगा। तो वह जिला न्यायाधीश के यहाँ आवेदन कर सकता है कि भाई जो आदेश दिया गया है, जो आगम धन संपत्तियाँ वगैरह है, इनका उपयोग विधि विरुद्ध कार्यों या संगम के लिए नहीं है। आती है उपधारा 5। उपधारा 2 के अधीन किए गए किसी अन्वेषण के अनुक्रम में प्राप्त कोई भी सूचना वहाँ तक के सिवा जहाँ तक कि इस धारा के अधीन की किन्हीं कार्रवाइयों की प्रयोजनार्थ आवश्यक हो, सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा केंद्र सरकार की संपत्ति के बिना प्रकट नहीं की जाएगी। इस धारा में प्रतिभूति के अंतर्गत ऐसे दस्तावेज आते हैं जिनके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृति करता है कि वह धन का संदाय करने के लिए किसी वैध दायित्व के अधीन है या जिसके अधीन किसी व्यक्ति को धन के संदाय के लिए कोई वैध अधिकार अभी प्राप्त होता है। धारा 8, विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति। विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए स्थानों को अधिसूचित करने की शक्ति। जहाँ की धारा 3 के अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना द्वारा जो उस धारा की धारा 3 के अधीन प्रभावी हो गई है, कोई संगम विधि विरुद्ध घोषित किया जा चुका है, वहाँ केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी ऐसे स्थान को अधिसूचित कर सकेगी जो उसकी राय में विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। अधिसूचित कर सकती है कि भैया ये स्थान है जो यहाँ पे जो है ये विधि विरुद्ध क्रियाकलापों को अंजाम दिया जाता है, तो अधिसूचना में वो स्थान बता सकेगी। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए स्थान के अंतर्गत गृह निर्माण या उसका भाग या तंबू या जलयान आता है। उपधारा 1 की अधिसूचना निकालने पर या जिला मजिस्ट्रेट DM साहब, कलेक्टर साहब, जिसकी अधिकारिता का स्थानीय सीमाओं के अंदर ऐसा अधिसूचित स्थान स्थित है या उसके द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी पहनने की वस्त्रों, खाना बनाने के बर्तनों, चारपाइयों और बिछौना, शिल्पियों के औजारों, खेती के उपकरणों, ढोरों, अनाज और खाद्य पदार्थों और ऐसी वस्तुएं जिससे जिन्हें वह तुच्छ प्रगति का समझे से भिन्न उन समस्त जंगम संपत्तियों को जो अधिसूचित स्थान में पाई जाती हैं एक सूची 2 सम्मानित साक्षियों की उपस्थिति में तैयार करेगा। अब वो स्थान है वहाँ पर जो संपत्ति पाई जाती हैं उनकी एक सूची बनाएगा और सम्मानित व्यक्तियों के उसके हस्ताक्षर कराएगा कि ये संपत्ति यहाँ पे पाई गई है, जंगम संपत्ति। लेकिन खाना बनाने के बर्तन नहीं उसमें लिखे जाएंगे, बिछौना, तेल, कंगा, इस तरीके से जो दैनिक चीज़ें होती हैं और जैसे शिल्पियों के औजार जिससे नहीं तो वो काम कैसे करेंगे, इन चीज़ों को बस नहीं छोड़ा इन चीज़ों को छोड़ा जाएगा, बाकी सबकी लिस्ट बनाई जाएगी।
है। यदि सूची में निर्दिष्ट की गई कोई वस्तुएं जिला मजिस्ट्रेट की राय में उस विधि विरुद्ध संगम के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, लाई जा सकती हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति की उन वस्तुओं का उपयोग जिला मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के अनुसार करने की सिवाय करने से प्रतिसिद्ध आदेश करने वाला आदेश कर सके। उसे लगता है कि इन वस्तुओं का उपयोग विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में होगा तो वो क्या कर सकता है कि उनको प्रतिषेध कर सकता है कि बिना कलेक्टर की परमिशन के इनका उपयोग ना किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट तदुपरि यह आदेश कर सकेगा कि कोई व्यक्ति जो अधिसूचना की तारीख को उस अधिसूचित स्थान में निवास नहीं करता था, जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना अधिसूचित स्थान पर या उसमें ना तो प्रवेश करेगा और ना रहेगा। ऐसा जिला मजिस्ट्रेट आदेश कर सकता है कि जो वहाँ पहले से नहीं रहा कोई भी ना वहाँ पर जाएगा, ठीक है, प्रवेश वर्जित कर सकता है उस स्थान में जाने का। परंतु इस उपधारा में की गई बात किसी ऐसे व्यक्ति के किसी निकट संबंधी को लागू नहीं होगी जो अधिसूचना की तारीख को उस अधिसूचित स्थान में निवास करता था। अगर कोई रिश्तेदार वगैरह उस अधिसूचित स्थान में रहता था तो उसको नहीं भगाया जाएगा, वो वहीं पर निवास करेगा। उपधारा आती है 5, जहाँ उपधारा 4 के अनुसार में किसी व्यक्ति को अधिसूचित स्थान पर या उसमें प्रवेश करने वाले या रहने की अनुज्ञा दी जाती है, वहाँ वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण के विनियमन के लिए ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाए। कोई भी पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक की पंक्ति के नीचे की पंक्ति का ना हो, एसआई से नीचे का ना हो, या केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अधिसूचित स्थान पर या उसमें प्रवेश करने वाले या प्रवेश चाहने वाले किसी व्यक्ति की या किसी ऐसे व्यक्ति की जो उस पर या इसमें है तलाशी ले सकेगा और ऐसे किसी व्यक्ति को उसकी तलाशी लेने के प्रयोजन के लिए निरुद्ध कर सकेगा कि आपकी जो है तलाशी ली जानी है। परंतु इस उपधारा के अनुसरण में किसी महिला की तलाशी महिला द्वारा ली जाने के सिवाय नहीं ली जाएगी, ठीक है। यदि उपधारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश को उल्लंघन में कोई व्यक्ति किसी अधिसूचित स्थान में है तो ऐसी किन्हीं अन्य कार्रवाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो उसके विरुद्ध की जा सकेगी, उसे किसी भी अधिकारी द्वारा अथवा सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहाँ से हटाया जा सकेगा। आती उपधारा 8। उपधारा 1 के अधीन किसी स्थान के संबंध में निकाली गई अधिसूचना से अथवा उपधारा 3 या 4 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित व्यक्ति, अब उसे लगता है कि हमें यहाँ से क्यों प्रतिसिद्ध कर दिया गया उस स्थान में जाने से, या क्यों हमारे खिलाफ अधिसूचना निकाल दी, तब व्यथित व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति उससे क्या करेगा। यह घोषणा करने के लिए कि वह स्थान विधि विरुद्ध संग्राम के प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया गया है अथवा उपधारा 3 या 4 के अधीन किए गए आदेशों को पास कराने के लिए आवेदन अधिसूचना या आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, वहाँ में 15 दिन के भीतर तक 30 दिन के भीतर उस जिला न्यायाधीश के यहाँ भी जिला न्यायाधीश के न्यायालय में करेगा जिसकी अधिकारता में वह रहता है और वह दोनों पक्षों को सुनवाई के पश्चात जो है प्रश्न का निश्चय करेगा, ठीक है। आती है धारा 9, जांच की रीति बनाई गई है यहाँ पे। इस अधिनियम के अधीन आवेदनों के निपटारे में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, कोई भी आवेदन आता है तो उसको कैसे निपटाया जाएगा इसकी प्रक्रिया यहाँ पर जो है बताई गई है। तो अपन देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है। ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं वह प्रक्रिया जिसका अनुसरण धारा 4 की उपधारा 3 के अधीन कोई जांच करने में अधिकरण द्वारा अथवा धारा 7 की उपधारा 4 अथवा धारा 8 की उपधारा 8 के आवेदन को निपटाने के लिए में जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा किया जाना है। यह आवश्यक वही होगा जो दावों के अन्वेषण के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में अभी कहते तो यथास्थिति अधिकरण या जिला न्यायाधीश के न्यायालय का निश्चय अंतिम होगा। सीपीसी में जो सिविल बाद में प्रक्रिया चलती है वही चलेगी, और लेकिन जो है अधिकरण है वो जिला न्यायाधीश के न्यायालय का निश्चय अंतिम होगा, ठीक है। अधिकरण का या जिला न्यायाधीश के न्यायालय का जो निश्चय होगा वो अंतिम माना जाएगा, कोई उसकी अपील जो है नहीं होगी। अब आता है अध्याय 3, अपराध और शास्तियाँ, ठीक है। तो यहाँ से अपराध और दंड का मिलना जो है प्रारंभ हो जाएगा। किसी विधि विरुद्ध संगम आदि के सदस्य होने पर शास्ति, जहाँ किसी संगम को धारा 3 के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना द्वारा जो उपधारा 3 के अधीन प्रभावी होगा ये विधि विरुद्ध घोषित किया जाता है, वहाँ कोई व्यक्ति ऐसे संगम का सदस्य है या बना रहता है या ऐसे संगम के अधिवेशनों में भाग लेता है, ऐसे संगम के प्रयोजन के लिए अभिदाय करता है या उसके लिए कोई अभिदाय प्राप्त या तो पैसे देता है या लेता है या उसके अधिवेशनों में उसकी बैठकों में भाग लेता है, उसका सदस्य है या बना रहता है, किसी प्रकार ऐसे संगम की संक्रियाओं में सहायता करता है, कारावास जिसकी वजह 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो संगम का सदस्य है या बना रहता है या स्वेच्छा संगम के उद्देश्यों में किसी रीति से सहायता करने के लिए उनका संवर्धन करने के लिए कोई कार्य करता है
और किसी भी दिशा में कोई अननुज्ञप्त अग्नायुध, गोला बारूद, विस्फोटक या अन्य पथकर अथवा प्रतिजीव हथियार वगैरह लेता है, जो सामूहिक विनाश कार्य करने में समर्थ और कब्जे में रखता है, और कोई ऐसा कार्य करता है जिसके परिणाम स्वरूप मानव जीवन की हानि होती है या किसी व्यक्ति को गंभीर क्षति होती है या किसी संपत्ति की कोई महत्वपूर्ण नुकसान कार्य करता है, और यदि ऐसे कार्य के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु से आजीवन कारावास दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। दोस्तों यहाँ पे फांसी की सज़ा है। ठीक है, अगर अग्नायुध वगैरह वो इस्तेमाल करता है, उसके प्रयोग से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु आजीवन कारावास से यहाँ पे दंडनीय जो है वो किया जाएगा। किसी अन्य दशा में ऐसी अवधि के कारावास से जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु आजीवन कारावास तक की हो सके दंडनीय होगी। अगर नहीं मरता है और अगर कोई अन्य स्थिति होती है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कम से कम 5 वर्ष की सजा और आजीवन कारावास तक जो है हो सकेगी। धारा 11 विधिवृत्त संगम की निधियों के लिए शास्ति। यदि कोई व्यक्ति जिस पर धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन किन्हीं धनों, प्रतिभूतियों, पावनों के संबंध में किसी प्रतिषेधात्मक आदेश की तामील की जा चुकी है, उस प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में संदत्त, परिदत्त या अंतरित करेगा या उससे किसी भी रीति से अन्यथा बरतेगा तो कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष तक की सजा है अगर उसके पैसे वगैरह का उपयोग करता है या इंतजाम करता है तो। CRPC में किसी बात के होते हुए भी ऐसे उल्लंघन का विचारण करने वाला न्यायालय 2 सिद्ध व्यक्ति से उन धनों या पावनों की रकमों या उन प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य जिसके संबंध में प्रतिषेधात्मक आदेश का उल्लंघन किया गया है उनका ऐसा भाग जैसा न्यायालय ठीक समझे वसूल करने के लिए उस पर अतिरिक्त जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है कि इतना पैसा भी आप जो है जमा करो। धारा 12 आती है अधिसूचित स्थान के संबंध में किए गए किसी आदेश को उल्लंघन के लिए शास्ति। अभी अपन ने पहले संगम का सदस्य होने के बारे में पढ़ा, ठीक है, पर धन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ रहे अपन जो स्थान अधिसूचित किया था अपन ने उसका आदेश का उल्लंघन करता है तो क्या दंड मिलेगा। जो कोई किसी वस्तु का उपयोग धारा 8 की धारा 3 के अधीन उस संबंध में किए गए प्रतिषेधात्मक आदेश के उल्लंघन में करेगा वह कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो कोई धारा 8 की धारा 4 के अधीन किया कि किसी आदेश में उल्लंघन जानते जानबूझकर किसी अधिसूचित स्थान में होगा या उसमें प्रविष्ट होगा या प्रविष्ट होने का प्रयत्न करेगा वह यहाँ पर भी 1 साल की जो है सजा और जुर्माने का दंड है। विधिवृद्ध क्रियाकलाप के लिए दंड। अब आ गया है बड़ा भैया विधिवृद्ध क्रियाकलाप के लिए दंड। यदि कोई किसी विधिवृद्ध क्रिया में भाग लेगा या ऐसी क्रिया करेगा, किसी विधिवृद्ध क्रिया के लिए किए जाने का पक्ष समर्थन करेगा, उसका दुष्प्रेरण करेगा, उसकी सलाह लेगा या उसके किए जाने को दीप्त करेगा, वह कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो कोई धारा 3 के अधीन विधिवृद्ध घोषित किएगा किसी संगम की किसी विधिवृद्ध क्रिया में उस धारा की उपधारा 3 के अधीन अधिसूचना के प्रभावी हो जाने के बाद जिसके द्वारा वह इस प्रकार घोषित किया गया हो किसी प्रकार सहायता करेगा वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना या दोनों से दंडनीय जो है दोस्तों किया जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों अगर वो सहायता करेगा तो। इस धारा की कोई बात भारत सरकार और किसी अन्य देश की सरकार के बीच हुई किसी संधि करार या अभिसमय को या भारत सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए जाने के लिए उसके लिए की जाने वाली किसी बातचीत को लागू नहीं होगी। मान लो अगर कोई बातचीत हो जाती है, सरकार की कोई संधि हो जाती है छोड़ने वगैरह की, वो अलग चीज़ें, उस पर धारा का कोई प्रभाव नहीं होगा। अपराधों का संज्ञेय होना। संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय है, अर्थात चाहे 2 वर्ष की सजा हो, चाहे 1 वर्ष की सजा हो, चाहे कितनी भी सजा हो, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार इसमें कर सकती है क्योंकि इसको संज्ञेय घोषित किया गया धारा 14 में। अब आता है अध्याय 4 आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड। आतंकवादी कार्य। जो कोई भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता किसी वर्ग के आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से, आतंक फैलाने भारत के अंदर और उसकी एकता अखंडता से या भारत के बाहर भारत में आतंक फैलाने के उद्देश्य से आशय से कोई निम्नलिखित काम करेगा तो ये माना जाएगा कि उसने आतंकवादी कार्य किया है। बमों, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्नायुधों या अन्य प्राणहार आयुधों या विषयों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उन्हें क्षति होती है, होने की संभावना है, या संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है,
या भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है। उच्च क्वालिटी की कागज, सिक्के या किसी अन्य सामग्री की कूटकृत भारतीय करेंसी के निर्माण या उसकी तस्करी या परिचालन से भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान कारित होता है। भारत की, तो दोस्तों इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको जो है याद हो जाएगा कि कौन कौन से ये आतंकवादी कार्य कहलाते हैं। ठीक है, ये है। तो ठीक है, अब लोककारी कृत्य की परिभाषा इसी में अभी धारा 15 ये चल रही है। ठीक है, तो लोककारी, लोक कृत्यकारी से अभी आतंकवादी कार्यों की अपन परिभाषा अपन ने पढ़ ली है। ए में अभी में पढ़ते लोक कृत्यकारी कौन कहलाएंगे। लोक कृत्यकारी संवैधानिक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत है। उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी क्या है? ऐसी कूटकृत करेंसी अभिप्रेत है जो किसी प्राधिकृत या अधिसूचित न्याय संबंधी प्राधिकारी द्वारा या परीक्षा करने के पश्चात की अधिक करेंसी तीसरी अनुसूची में यथा सुरक्षा लक्षणों की अनुकृति है या उसके अनुरूप या उस रूप में घोषित की जाए। ठीक है, आतंकवादी कार्य के अंतर्गत ऐसा कोई कार्य आता है जिससे दूसरी अनुसूची में अंतर्गत संधियों में से किसी भी परिधि के अंतर्गत अपराध घटित होता है और जो उसमें अपराध परिभाषित है। ठीक है, दूसरी अनुसूची में बताया गया, उसको अपन वहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दी वहाँ पे लिखे थे। आतंकवादी कार्य पढ़ लीजिए 16-15-1 में, वो इम्पोर्टेंट है। लोक अधिकृत बी में है, ए में है, सॉरी इतना याद रखना, एक में पढ़े हैं अपन ने। ठीक है, तो अब आतंकवादी कार्य के लिए दंड 16 में, ये दंड देख लो बस, और ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पे है नहीं। तो आतंकवादी कार्य के लिए दंड है 16 में। जो कोई आतंकवादी कार्य करेगा वह यदि ऐसे कार्य के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो मृत्यु दंड आजीवन कारावास दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। अन्य स्थिति में 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी। कोई भी आतंकवादी कार्य करता है, ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति मर गया है उससे तो फांसी की सजा या आजीवन कारावास, और अन्य कार्य में कम से कम 5 वर्ष की सजा, और जो है अधिकतम कितनी आजीवन कारावास तक से, और जुर्माने से दंड नहीं होगा। आतंकवादी कार्य के लिए निधियाँ जुटाने के लिए दंड, जो पैसा इकट्ठा करेगा उसके लिए दंड धारा 17 में है। जो कोई भारत में या विदेश में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों से चाहे किसी विधि सम्मत या विधि विरुद्ध स्रोत से निधियाँ जुटाता है या उपलब्ध कराता है या निधियाँ संग्रहित करता है या उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, अथवा यह जानते हुए कि ऐसी निधियों या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा या किसी आतंकवादी संगठन द्वारा या किसी आतंकवादी गैंग द्वारा या किसी व्यस्त आतंकवादी द्वारा कोई आतंकवादी कार्य करने के लिए पूर्णतः या भागता उपयोग किए जाने की संभावना है, किसी ऐसे व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के लिए इस बात को विचार में किए बिना कि निधियों के ऐसे कार्य के, तो यहाँ पे ज़्यादा पढ़ना आवश्यक नहीं है। सजा देख लो कि जो निधियाँ जुटाने का काम करेगा, चाहे वो लीगल वे में हो या इलीगल वे में, भारत या भारत के बाहर हो, ठीक है, 5 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और आजीवन कारावास तक हो सकेगी। ठीक है, और यहाँ पर ये कोई ज़्यादा दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है षड्यंत्र आदि के लिए दंड धारा 18। जो कोई आतंकवादी कार्य करने या आतंकवादी कार्य की जाने की तैयारी या कार्य करने का षड्यंत्र करेगा या प्रयत्न करेगा या उसके लिए पक्ष पोषण करेगा, दुष्प्रेरणा करेगा, सलाह देगा, उद्दीपन करेगा, निर्देश देगा या जानबूझकर उसका किए जाना सुकर बनाएगा, वैसे कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकेगी, दंड नहीं होगा, जुर्माने से भी दायी होगा। आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए दंड 18 का। ठीक है, जो कोई आतंकवाद में प्रशिक्षण के करने के लिए किसी शिविर या शिविरों का आयोजन करेगा वह या कराएगा तो वह ऐसी अवधि के कारावास जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, आती है 18 खा। आतंकवादी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए दंड। जो कोई किसी आतंकवादी कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करेगा, ठीक है, व्यक्तियों की भर्ती की बात हो रही है, तो वह ऐसी अवधि की कारावास जो 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। ठीक है, संश्रय देने के लिए दंड। जो आतंकवादियों को संश्रय देगा, संश्रय कहाँ परिभाषित है? IPC की धारा 52 में परिभाषित है। ठीक है, जो कोई किसी व्यक्ति को यह जानते हुए कि वह व्यक्ति आतंकवादी स्वेच्छा संश्रय देगा, स्वेच्छा, ऐसा नहीं कि उसकी डर धमकी के कारण दिया, अपने मन से जो देगा, छिपाएगा, ठीक है, या छिपाने का प्रयास करेगा, यहाँ से कारावास जिसकी वजह 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंड नहीं होगा, जुर्माने के लिए भी दायी होगा। परंतु यह धारा ऐसे मामलों को लागू, हाँ, तो पति पत्नी को लागू नहीं होती। अगर पति ने अपनी पत्नी को छिपा लिया या पत्नी ने पति को, तो वो संश्रय नहीं माना जाता है, क्योंकि पति पत्नी कानून की दृष्टि में एक यूनिट माने गए हैं, एक इकाई माने गए हैं। ठीक है,
आतंकवादी गैंग या संगठन का सदस्य होने के लिए दंड। कोई व्यक्ति जो यहाँ से किसी आतंकवादी गैंग या किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य है, जो आतंकवादी कार्य में सम्मिलित है, वो यहाँ से कारावास है जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। आतंकवाद के आगमन को धारित करने के लिए दंड। जो कोई जानबूझकर किसी आतंकवादी कार्य किए जाने से उत्पन्न या अभी प्राप्त की गई आतंकवादी निधि के माध्यम से अर्जित किसी संपत्ति को धारित करेगा, ठीक है, वह यहाँ से कारावास है जिसकी अवधि आजीवन कारावास तक की हो सके, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दायी होगा। ठीक है, जो आतंकवाद के आगमन ने पहले पढ़ लीजिए कौन उसका पैसा वैसा रखता है। ठीक है, अगली धारा आती है साक्षी को धमकी देने के लिए दंड। जो कोई साक्षी को धमकी देगा, डराएगा, धमकाएगा, उसको भी 3 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। ठीक है, और जुर्माना भी होगा। इतना धारा 22 में पढ़ना है। कंपनियों द्वारा अपराध। ठीक है, तो कंपनियों द्वारा अपराध में बता दूं, जो कंपनी द्वारा अपराध है वो जुर्माना तो कंपनी द्वारा भरा जाता है, ये लिस्ट में बना लेंगे अपन। कंपनी द्वारा अपराध में 22 काम है। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर उपेक्षा करते हैं, प्रबंधक वगैरह होते हैं या उसके सदस्य होते हैं, तो उन पर जो है आपराधिक मुकदमा भी चला जाता है और उनको सजा भी भोगेंगे। ठीक है, इतना है, इसमें ज़्यादा कोई अपराध ऐसे ही सोसाइटी और न्यास द्वारा अपराध 22 काम है, इतना याद रख लाना। और कंपनियों द्वारा अपराध कायम है 22 काम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इन दोनों सेक्शंस में, केवल सेक्शंस पूछी जाती है और ज़्यादा टाइम खराब करने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, सोसाइटी न्यास कोई भी आएगा ठीक है, कंपनी सोसाइटी द्वारा न्यास द्वारा अपराधों के लिए दंड, ये धारा 22 काम है, इसको भी आप जो है याद कर लेना। तो ABC में क्या दिया गया है, इसकी हेडिंग्स बस आपको याद कर लेना है, ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। वर्जित शास्त्रीय यानी बड़ा हुआ दंड, तो इसमें इसको पढ़ लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी या किसी आतंकवादी संगठन, किसी आतंकवादी गैंग की सहायता करने के आशय से विस्फोटक अधिनियम 1884 या विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 या ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम 1952 या आयुध अधिनियम 1959 के किसी उपबंध या उनके अधीन बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करेगा, या उसने किसी बम, डायनामाइट या परिसंकटमय विस्फोटक पदार्थ या अन्य प्राणहर आयुध या भारी विनाश करने योग्य पदार्थ या युद्धकालीन जैव या रासायनिक पदार्थ या उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी अनाधिकृत रूप से अपने कब्जे में रखा हुआ, तो पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी अधिनियम या उसके अधीन बनाया गया किसी नियमों में किसी बात के होते हुए भी ऐसे कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं हो, किंतु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे अपन ने देखा वर्जित शास्त्रीय, तो यहाँ पे बड़ा हुआ दंड मिलेगा, अतिरिक्त दंड मिलेगा यहाँ पे, वो तो वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे 5 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक हो सकेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है ज़्यादा अपन को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आता है अध्याय 5 आतंकवाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें से पूछने की हैं, 2-4 क्वेश्चन आएंगे तो वो इम्पोर्टेंट जगह से आएंगे और सब जगह से प्रश्न यहाँ पे आपकी MP और DP में नहीं आएंगे। अध्याय 5 आतंकवाद के आगमों या ऐसी किसी संपत्ति या उसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आवश्यक है का संप्रहण। अब जो ऐसी संपत्ति है जिसका उपयोग आतंकवादी कार्य के लिए किया जाना, उसका संप्रहण सरकार कैसे करती है, अपने कब्जे में कैसे लेती है, ये धारा 24 से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, आतंकवाद के आगमन के प्रति निर्देश के अंतर्गत ऐसी किसी संपत्ति के प्रति जिसका उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाना आवश्यक निर्देश भी होगा। इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, आतंकवाद के आगमन के प्रति सभी निर्देशों के अंतर्गत ऐसी कोई संपत्ति जिसका उपयोग आतंकवादी के लिए किया जाना आवश्यक के प्रति निर्देश भी है। ठीक है, आतंकवाद के आगमों का संप्रहण, कोई भी व्यक्ति आतंकवाद के आगमों को धारण नहीं करेगा या कब्जे में नहीं लेगा, धारा 24 का कहती है। आतंकवाद के आगम चाहे भी किसी भी आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा रखे गए हों, चाहे ऐसे आतंकवादी या अन्य व्यक्ति को धारा 4 के या अध्याय 4 के या 6 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित या सिद्ध ठहराया गया हो अथवा नहीं, चाहे दोषी पाया गया हो या नहीं, यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार को इस अध्याय के अधीन उपबंधित रीति से संपर्क किए जाने के लिए दायित्वाधीन होंगे, वो संप्रहण कर सकती है, चाहे तो राज्य सरकार चाहे तो केंद्र सरकार। ठीक है, जहां कार्रवाई इस धारा के अधीन प्रारंभ की गई हो, न्यायालय अपराध के अंतर्गत आतंकवाद के आगमों के मूल्य के समतुल्य संपत्ति की यथास्थिति कुर्की करने या उसका संपन्न करने का निर्देश देने संबंधी आदेश पारित कर सकता है न्यायालय कि ठीक है, जो इनकी कुर्की की जाए, जितना इन्हें जुर्माना लगा है, ठीक है, तो वो आदेश कर सकता है। ये भी संप्रहण 24 काम है, इतना याद रखना, इससे ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। अब आती है धारा 25 अन्वेषण अधिकारी और अभिहित प्राधिकारी की शक्तियाँ और अभिहित प्राधिकारी की आदेश के विरुद्ध अपील।
यदि अध्याय 4 या अध्याय 6 के अधीन किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति उसके संबंध में अन्वेषण किया जा रहा है आतंकवाद के आगमन से है, तो वह उस राज्य के जिसमें यदि संपत्ति स्थित है पुलिस महानिदेशक के लिखित में पूर्व अनुमोदन से या जहां अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक के पूर्व अनुमोदन से ऐसी संपत्ति अभिग्रहण करने का आदेश करेगा, और जहां ऐसी संपत्ति को अभिग्रहण करना व्यर्थ व्यवहार न हो वहां वह निर्देश देते हुए ऐसी संपत्ति की कुर्की का आदेश देगा कि उस संपत्ति को ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी या उस अभिहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय अंतरित नहीं किया जाएगा या अन्यथा कार्रवाई नहीं की जाएगी जिसके समक्ष अभिगृहित या कुर्क की गई संपत्ति देश की पेश की जाती है, और उस आदेश की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भी दी जाएगी। ठीक है, कुर्की की अन्वेषण अधिकारी ऐसी संपत्ति के अभिग्रहण या कुर्की के 48 घंटों के भीतर अभिहित प्राधिकारी को उसकी सम्यक सूचना देगा 48 घंटे के अंदर। ठीक है, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं परीक्षा की दृष्टि से। अभिहित प्राधिकारी जिसके समक्ष अभिगृहित या कुर्क की गई संपत्ति पेश की जाती है ऐसे कि पेश किए जाने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर इस प्रकार जारी किए गए अभिग्रहण कुर्की के आदेश की या तो पुष्टि करेगा या उसे प्रतिसंहत करेगा। 48 घंटे में उसको सूचना मिलेगी, वह 60 दिन के अंदर या तो उसको कुर्की को समाप्त कर देगा या उसकी पुष्टि कर देगा। ठीक है, परंतु उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा जिसकी संपत्ति कुर्क में हुई है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे और कोई ज़्यादा चीज़ आवश्यक पढ़ने की बात है नहीं, लेकिन आप एक बार इसको चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अगली आती है जो धारा है न्यायालय द्वारा, नहीं इसको 6वां पॉइंट इसको भी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा देख लेना है आप। अभिहित प्राधिकारी के द्वारा किए गए आदेश से बचित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर न्यायालय को अपील कर सकेगा। कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। और न्यायालय का या तो इस प्रकार किए गए संपत्ति की कुर्की का अभिग्रहण के आदेश की पुष्टि कर सकेगा या फिर आदेश को प्रतिसंगत करेगा और संपत्ति को मुक्त कर सकेगा। ठीक है, या तो अपील जो है वो निरस्त करेगा और संपत्ति को जो है अब संप्रहण करेगा या उसको वापस कर देगा और कुर्की के आदेश को रद्द कर देगा। आती है धारा 26, न्यायालय द्वारा आतंकवाद के आगमों के संप्रहण का आदेश किया जाना। जहां कोई संपत्ति इस आधार पर अभिगृहित या कुर्क की गई है कि वह आतंकवाद के आगमों का गठन करती है और न्यायालय धारा 25 की उपधारा 6 के अधीन इस संबंध में आदेश की पुष्टि कर देता है, वहाँ चाहे वह व्यक्ति हो जिसके कब्जे में से अभिगृहित या कुर्क किया गया है, अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन किसी अपराध के लिए न्यायालय में अभियोजित किया गया हो या नहीं, वह ऐसी संपत्ति के संप्रहण का आदेश दे सकेगा। ठीक है, जो न्यायालय जो आतंकवाद के आगम है अपन ने पीछे पढ़े हैं। ठीक है, या 2 भागों में ये लेक्चर, दूसरा वाला भाग जो लोग देख रहे हैं वो पहला वाला भाग देखेंगे तो उसमें आतंकवाद के आगमों को बताया गया है। ठीक है, उनको भी संप्रहण का आदेश दे सकता है। आतंकवाद के आगमों के संप्रहण से पूर्व हेतु दर्शित करने की सूचना जारी किया जाना। जो आतंकवाद के आगम हैं इनको सरकार जब अपने कब्जे में लेगी तो इससे पहले हेतु दर्शित करने की सूचना, कारण बताओ नोटिस उस व्यक्ति को जिसके पास वो धन है, आगम है, उसको दी जाएगी। धारा 26 के अधीन आतंकवाद के किन्हीं आगमों के संप्रहण का कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को जो ऐसे आगमों को धारित करता है अपने कब्जे में रखता है उन आधारों की जिन पर आतंकवाद के आगमों को संप्रहत करने का प्रस्ताव किया गया है उसको जानकारी देने वाली सूचना नहीं दे दी गई है और उस व्यक्ति को ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो सूचना में निर्दिष्ट हो संप्रहण के आधारों के विरुद्ध लिखित में पक्ष कथन प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और उसे ऐसे मामले में सुनवाई का अवसर भी न दिया गया हो। उपधारा 1 के अधीन संप्रहण का कोई आदेश नहीं किया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति यह सिद्ध कर देता है कि वह ऐसे आगमों का इस जानकारी की बिना कि भी आतंकवाद के आगम को दर्शित करते हैं मूल्य के लिए सद्भावनांतरित है। अगर उसने खरीद ली कोई भी चीज़, उसे पता नहीं था कि ये आतंकवाद के आगम है तो उससे फिर वो चीज़ नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, अभिगृहित या कुर्की की संपत्ति संबंध में न्यायालय के लिए उसके विक्रय किए जाने का निर्देश देने वाला आदेश करना समुचित होगा। अगर वो खराब हो जाती है तो वो उसको विक्रय कर देगा और अपना पैसा इसमें रख लेगा। कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे है नहीं। 28 में अपील है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पिछली कुछ धाराओं में भी अपील थी, उनको भी आप नोट कर लेना। धारा 26 के अधीन संप्रहण के किसी आदेश से विचित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से 1 मास के भीतर उस उच्च न्यायालय को अपील, यहाँ पे
धारा 26 में जो आदेश होता है इसकी अपील कहाँ होगी? उच्च न्यायालय में होगी और 1 माह के अंदर होगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये सब ब्याज वगैरह भी इसको वापस करना पड़ेगा, सब इसको कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। बस ये है कि उच्च न्यायालय को होगी और 1 माह के अंदर होगी, 28 में होगी बस। धारा 29 संपूर्ण के आदेश के अन्य दंडों में बाधा न डालना। न्यायालय द्वारा इस बात के अधीन किया गया संपूर्ण का आदेश किसी अन्य दंड के जिसके लिए उससे प्रभावित व्यक्ति अत्याचार या के दायी है निरूपण निवारण नहीं करेगा। जो पहले है वो ठीक है, करेगा। अन्य धाराओं में जो दंड है उसको अलग मिलेगा, ये 26 का अलग दंड है। ठीक है। तीसरे पक्षकार द्वारा दावे। अब एक ने कुर्की की है और एक की कुर्की हुई, अब तीसरा पक्षकार आता है बीच में, उसका दावा धारा 30 के अंतर्गत होता है। जहाँ धारा 25 के अधीन किसी संपत्ति के संप्रहण या उसकी कुर्की के संबंध में कोई दावा इस आधार पर किया जाता है कि ऐसी संपत्ति संप्रहण या कुर्की के लिए दायी नहीं है, वहाँ अभिहित प्राधिकारी जिसके समक्ष ऐसी संपत्ति पेश की गई है दावे का आक्षेप या अन्वेषण करने की कार्यवाही करेगा। परंतु ऐसा कोई अन्वेषण वहाँ नहीं किया जाएगा जहाँ अभिहित प्राधिकारी यह समझता है कि दावा या आक्षेप अनावश्यक विलंब कराने के लिए अभिकल्प तीसरा व्यक्ति भी आ सकता है, भाई कि ये संपत्ति इसकी नहीं है, ये तो हमारी है। ठीक है। जहाँ धारा 25 की उपधारा 6 के अधीन कोई अपील की गई है, वहाँ दावा करता या अपेक्षा करता यह साबित कर देता है कि धारा 25 के अधीन की गई कोई सूचना निर्दिष्ट संपत्ति सत्याय के अधीन संपत्ति की जाने के लिए दायी नहीं है, तो उक्त सूचना को वापस की जाए ले लिया जाएगा, तदनुसार उससे रूपांतरित किया जाएगा। ठीक है। अभिहित प्राधिकारी की शक्तियाँ। इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कार्य करने वाले अभिहित प्राधिकारी को उसके समक्ष मामले में पूर्व उचित जांच करने के लिए अपेक्षित सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। अभिहित प्राधिकारी क्या होंगी? सिविल न्यायालय की शक्तियाँ होंगी। कतिपय आंदोलनों का अकृत्व और शून्य होना। ठीक है। जो 2527 के आदेश होने के बाद अगर कोई यहाँ वहाँ अंतरण करता है, बेंच बहस करता है, उसकी किसी को देता है, तो वो सब अंतरण क्या होंगे? शून्य होंगे। 33 कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का संप्रहण। कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति के संप्रहण, इसको नहीं पढ़ना है अपन को। ठीक है। अगला आता है, छोड़ देना उसको, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं लेकिन वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। 34 कंपनियों द्वारा सरकार को शेयरों का अंतरण। जब कोई भी आगम कंपनी के पास पाया जाता है और उसके जो और वो शेयर लगे होते हैं उसके, कहीं शेयर का जब संप्रहण होता है तो वो शेयर कौन के किसके नाम हो जाएंगे? गवर्नमेंट के नाम हो जाएंगे। ठीक है। आता है अध्याय 6 आतंकवादी संगठन और व्यक्ति। आतंकवादी संगठन और व्यक्ति। अनुसूची आदि का संशोधन। जो अनुसूचियाँ दी गई हैं 4 मैंने बताई थी, इनमें इनका संशोधन वगैरह कौन करेगा? पहली अनुसूची में किसी संगठन को या दूसरी अनुसूची में व्यक्ति के नाम ये सब जोड़ सकेगी, घटा सकेगी, यही सब संशोधन कर सकेगी। कौन कर सकेगा? केंद्र सरकार कर सकेगी। ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, राजपत्र में अधिसूचित को सब संशोधित कर सकती है अनुसूचियों को। ठीक है। धारा 36 आतंकवादी संगठन या व्यक्ति को अधिसूचना से निकाला जाना। अगर केंद्र सरकार को लगता है जो अनुसूची में डला है कोई भी संगठन की आतंकवादी है या जो सूची बनी है उनमें से अधिसूचना से बाहर भी निकाल सकते हैं, अगर उसको लगता है केंद्र सरकार को नहीं ये ऐसा व्यक्ति अब नहीं है या ये समाज ऐसा नहीं है, ये समूह ऐसा नहीं है, संगठन ऐसा नहीं, निकाल सकते हैं। धारा 36 में कोई ज़्यादा यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पुनर्विलोकन समिति, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी, इसको अपन अच्छे से पढ़ लेंगे। धारा 37 केंद्र सरकार धारा 36 के प्रयोजनों के लिए 1 या अधिक पुनर्विलोकन समितियां गठित करेगी। ऐसी प्रत्येक समिति में अध्यक्ष और 3 से अनधिक और ऐसी अर्हता रखने वाले उतने अन्य सदस्य होंगे जितने भेद किए जाएँ। 3 से अनधिक। ठीक है। 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, जितने एक अध्यक्ष और 3 माना टोटल 4 रहेंगे, 4 से 3 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है। जितनी आवश्यक समझे। समिति का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, और किसी आसीन न्यायाधीश की नियुक्ति की दिशा में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति सहमति अभिप्राप्त की जाएगी। ठीक है। किसी संगठन की सदस्यता से संबंधित अपराध। धारा 38 कोई व्यक्ति जो स्वयं को अपनी किसी आतंकवादी संगठन से सहबद्ध करता है या उसके क्रियाकलापों को अग्रसर करने के आशय से उसके साथ सहबद्ध होने की घोषणा करता है, किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता से संबंधित कोई अपराध कारित करता है, परंतु वह उपधारा वहाँ लागू नहीं होगी यहाँ आरोपित व्यक्ति यह साबित करने में समर्थ है कि संगठन को उस समय आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित नहीं किया गया था जब वह सदस्य बना था या उससे सदस्य बनने की घोषणा की थी, और उसने संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में, ये सब है कि मतलब जो व्यक्ति ये साबित कर देता है कि मुझे पता नहीं था कि ये आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गया था, तो उस पर ये धारा लागू नहीं होगी। बाकी जो जानबूझ के उसमें रहेगा या बनेगा तो उसको
10 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से जो है दंडित किया जाएगा। इस तरीके से हमारी 38 समाप्त होती है। 39 किसी आतंकवादी संगठन को दिए गए समर्थन से संबंधित अपराध। जो कोई किसी आतंकवादी संगठन को जो है समर्थन देगा, बुलाएगा, उसकी व्यक्त करवाएगा, उसके लिए 10 वर्ष तक की सेम सजा है, जेल करते हुए। ठीक है। किसी आतंकवादी संगठन की निधि जुटाने का अपराध, अपन वहाँ भी पढ़ चुके हैं विधि विरुद्ध क्रियाकलाप के लिए जो निधि जुटाने का और ये करने का सबसे हम जो करते हैं, बस यहाँ पे आपको सजा अलग से देखना है। ठीक है। इसकी वजह 14 वर्ष तक की होगी, जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा, बस इतना है। अब आता है अध्याय 7 में प्रकीर्ण यानी जो बचा हुआ जो कहीं पे भी नहीं दिया गया है। ठीक है। ये बचा हुआ होता है जो किसी भी अध्याय में जो है सम्मिलित नहीं हुआ। ठीक है। संगम का बने रहना। किसी संगम के बारे में केवल उसके विघटन या नाम परिवर्तन के किसी औपचारिक कार्यकाल यह नहीं समझा जाएगा कि वह विद्यमान नहीं रहा है, किंतु जब तक वह जो संगम है वो विद्यमान बना रहा है समझा जाएगा, जब तक कि उसके किन्हीं सदस्यों के बीच ऐसे संगम या प्रयोजनों के लिए वास्तविक मेल बना रहता है। जब तक वो ऐसी गतिविधियाँ करता रहता है, ये माना जाएगा कि वो ये जो है अपराध कर रहा है। ठीक है। प्रत्यायोजन की शक्ति। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कभी कि ऐसे सभी या किसी शक्ति का जो धारा 7 या 8 या दोनों धाराओं के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाती है, ऐसी परिस्थितियों में दिशाओं के अधीन यदि कोई हो की सूचना में निर्दिष्ट किया राज्य सरकार द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा और राज्य सरकार के केंद्र सरकार के पूरा अनुमोदन लिखित में आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि ऐसी शक्ति का जिसका उसके द्वारा प्रयोग किए जाने का निर्देश दिया गया है, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी दशाओं के अधीन यदि कोई हो जो निर्देश में निर्दिष्ट किया जाए राज्य सरकार के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा जो उसमें विनिर्दिष्ट हो प्रयोग किया जा सकेगा। 43 अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने के लिए सक्षम अधिकारी। ठीक है। संहिता के अंतर्गत किसी बात की होती भी ऐसा कोई पुलिस अधिकारी जो दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पुलिस उपायुक्त की पंक्ति से नीचे का या समतुल्य पंक्ति के व्यक्ति है। ठीक है। मुंबई पुलिस के जो तो यहाँ पर बताया गया कि दिल्ली पुलिस में इससे नीचे नहीं होना चाहिए, मुंबई पुलिस में इससे नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की दिशा में निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का है। ठीक है। तो ये सब जो है नहीं करेंगे जो इसमें लिखे हैं। ठीक है। कि इनसे ऊपर वाले इतनी रैंकिंग वाले अधिकारी ही करेंगे। ठीक है। गिरफ्तार तलाशी लेने की शक्ति 41 में गिरफ्तारी अभिकरण आदि प्रक्रिया यही सब है कि शक्ति है गिरफ्तार कर सकता है वो चाहे तो। ठीक है। जो अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करता है या सूचना मिलने विश्वास, ये सब चीज़ें हैं सामान्य चीज़ें जैसे गिरफ्तारी की जाती है। एक बार चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। बस गिरफ्तारी और तलाश करने की शक्ति है। अभी इस प्राधिकारी को ऐसा विश्वास हो जाता है कि भाई यहाँ पे इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक है, वो कर लेंगे। ठीक है। गिरफ्तारी अभिकरण आदि की प्रक्रिया। ठीक है। आधारों की सूचना दी, वही CRPC वाला फंडा लागू हो जाएगा और गिरफ्तारी पत्र बनेगा, दस्तखत होंगे और उसके घर वालों को सूचना दी जाएगी। यही सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो प्रक्रिया किस धारा में दी गई है, यहाँ पे यही लागू हो और कुछ नहीं। संहिता के बंद लागू होंगे, सीधा लिख दिया है C में। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा पार्ट निकल जाता है। ठीक है। अब बस आती है तो इम्पोर्टेंट है इनमें जो संशोधन किए गए हैं, ये 43 इंगा है। धारा 15 के अधीन अपराधों के बारे में अवधारणा। धारा 15 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में यदि साबित हो जाता है कि उक्त धारा में आयुध का विस्फोटक या कोई अन्य पदार्थ अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे, वह विश्वास करने के कारण है कि ऐसे आयुध या उसी प्रकृति के विस्फोटक या अन्य पदार्थ जैसे अपराध को खारिज करने में प्रयोग किए गए थे या विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा अभियुक्त व्यक्ति की अंगुली छाप या ऐसा कोई अन्य निश्चित साक्ष्य जिससे अभियुक्त के अपराध में अंतर्वलित होने का संकेत मिलता है अपराध स्थल पर या किसी अन्य वस्तु पर जिसके अंतर्गत ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में उपयोग किए गए आयुध और यान भी पाया जाता है। न्यायालय जब तक इसके प्रतिकूल दर्शक न कर दिया उपधारण करेगी अभियुक्त ऐसे ने अपराध किया है। ठीक है। जब तक अगर वो हथियार वगैरह उसके निशान वगैरह पाए जाते तो ये माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है। ठीक है। ये उपधारण करके जो है चलेगा। अब ये सूचना देने की बात ये नहीं पढ़ना है आपको, साक्षियों का संरक्षण पढ़ना है। साक्षियों का संरक्षण कैसे पढ़ना है,
साक्षियों का संरक्षण से पढ़ना है कि भाई जो व्यक्ति आतंकवादियों के खिलाफ गवाही देगा तो उसके लिए संरक्षण की आवश्यकता जो है होगी, ठीक है, और उसका संरक्षण करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से तो संरक्षण केंद्र सरकार या राज्य सरकार उनको, ठीक है, देंगे। अगली आती है धारा अपराधों का जो है संज्ञान। अपराधों के संज्ञान के बारे में अपनी धारा आती है 45, ठीक है। 45 में संज्ञान लिया जाएगा तो कोई न्यायालय अध्याय 3 के अधीन केंद्र सरकार या इस निमित्त केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना केंद्र सरकार से या किसी अधिकारी से जिसको वह नियुक्त करे मंजूरी लेना पड़ेगी। अध्याय 4 और 6 के अधीन स्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना ऐसा अपराध विदेशी सरकार के विरुद्ध किया जाता है वहाँ केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना। देखो, यदि यही किया जाता है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, और विदेशी सरकार के विरुद्ध अगर कोई अपराध किया जाता है तो केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना इसी अपराध का संज्ञान जो है नहीं देगा, ठीक है। और धारा 1 के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही ऐसी समय के भीतर दी जाएगी जो विहित किया जाए, जो अन्वेषण के अनुक्रम में एकत्र साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विलोकन करेगा और यथास्थिति जो है यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर जो विहित की जांच सिफारिश करेगा, ठीक है। संसूचनाओं के अंतरोधन के माध्यम से संग्रहित साक्ष्य की ग्राह्यता, ये इसको इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अधिकारिता का वर्जन इस 47 में ये है। इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से बंधित है उसके सिवाय अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार या जिला मजिस्ट्रेट या केंद्र सरकार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा की गई कोई कार्रवाई किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या अन्य अथवा पुनरीक्षण के रूप में प्रश्नगत नहीं की जाएगी, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा जो डीएम साहब के यहाँ जो कार्रवाई की जाती है इनको कहीं भी सिविल लेवल मामलों में जो है प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है, जब तक कि, ठीक है, जाएगी। और इस अधिनियम द्वारा उसके अधीन प्रदत्त की शक्ति के अनुसार में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई संबंध किसी सिविल न्यायालय के अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी आदेश मंजूर नहीं, कोई स्टे वगैरह इस पर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अधिकारिता का वर्जन करती है क्योंकि आतंकवादियों वाला मैटर है। और धारा 1 में अंतर्गत किसी बात की होती भी कोई सिविल न्यायालय या अन्य अधिकारी धारा 36 से मनुष्य मामलों के संबंध में कोई अधिकारिता शक्तियाँ अपराधिकार नहीं रखेगा, उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। अन्य अधिनियम से असंगत अधिनियम और नियमों आदि का प्रभाव, ठीक है। ये अगर इससे अधिनियम से किसी अन्य अधिनियम के जो है प्रावधान असंगत होते हैं तो ये अधिनियम प्रभावी रहेगा। 49 कहती सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के संरक्षण तो हर एक्ट में होता है जो सद्भावपूर्वक काम करेगा, चाहे वो अधिकारी हो या व्यक्ति हो। और मान लो उसकी सूचना कुछ गलत भी निकलती है या कुछ भी निकलता है लेकिन वो सद्भावपूर्वक ऐसा काम करता है तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। व्यावृत्ति, इस अधिनियम की किसी बात का संग की नौसेना से सेना या वायुसेना अन्य सशस्त्र बल संबंधित किसी विधि के अधीन ऐसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी को प्रयुक्त अधिकार से उसको लागू प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अधिनियम के अधीन आरोपित व्यक्ति के पासपोर्ट आदि और आयुध अनुज्ञप्ति का परिवर्तन कर दिए जाना। तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति का पासपोर्ट और उसकी आयुध अनुज्ञप्ति जैसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने के लिए अधिरोपित किया गया है, ऐसी अवधि के किए जाने के ठीक सब परिबद्ध समझे जाएंगे, ठीक है, वो परिबद्ध हो जाएंगे, कब्जे में ले लिए जाएंगे। केंद्र सरकार की कतिपय शक्तियाँ, केंद्र सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं, वो अल्टीमेट पावर है उसको, ठीक है। नियम बनाने की शक्ति भी केंद्र सरकार को है। इस तरीके से ये सारी धाराएं हो जाती हैं। अब आती हैं अनुसूचियाँ कुछ, ठीक है। अभी एक 53 धारा और बनी है। आदेश और नियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाना, तो ये हर एक्ट में होता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। 2 वर्ष के एक, ठीक है, रखा जाएगा। जब बनना था तब के लिए होता है। पहली अनुसूची में आतंकवादी संगठन है ये बाबर खालसा, खालिस्तान कमांडो पुर्त, इनको आप एक एक करके जो है देख सकते हैं। इस तरीके से इनको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है नहीं। दूसरी अनुसूची में है, ठीक है, ये कन्वेंशन वगैरह की अनुसूची दी गई है कि कौन कौन सी कन्वेंशन जो है यहाँ पे हुई है, तो इसको भी आप एक बार नज़र मार के देख सकते हैं। तीसरी अनुसूची है उच्च क्वालिटी की कूटकृत भारतीय करेंसी नोटों परिभाषित करनी है तो विशिष्टियाँ अप्रकट चक्र माध्यम से देखना, ये सब चीज़ें हैं इसमें ये दी गई हैं। चौथी अनुसूची है, ठीक है,
व्यक्तियों के संबंधित है। ठीक है, कौन व्यक्ति, जो व्यक्तिगत आतंकवादी कौन कौन से हैं, तो मौलाना मसूद अजहर उर्फ मौलाना मोहम्मद मसूद अजहर अलवी उर्फ वली आदम ईसा, हाफिज मोहम्मद सईद, ये सब। ठीक है, ये 3-4 लोग इसमें जो है दिए गए हैं। ये व्यक्ति माने एक एक लोग हैं। ठीक है, और संगठन ऊपर बताए गए हैं। तो इस तरीके से हमने इस एक्ट को पूरा पढ़ लिया।